नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या के बाद इस मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की घटना को लेकर हर कोई शर्मिंदा है और देश भर के हजारों लोग अब इस महिला डॉक्टर की इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में आरडीए डॉक्टर्स के द्वारा एम्स अस्पताल के कैंपस में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में भारी संख्या में एम्स अस्पताल के महिला डॉक्टर्स और पुरुष डॉक्टर्स शामिल हुए। कैंडल मार्च एम्स हॉस्पिटल जेएलएन ऑडिटोरियम से होकर अस्पताल के गेट नंबर 1 तक किया गया। इस दौरान आरडीए डॉक्टरों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांगा गया। डॉक्टरों के द्वारा इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही गई ताकि महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसको सुन करके, इसकी डिटेल्स को जान करके हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर था उसके साथ हुआ है, तो ये किसी भी उसमें टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। और जो हमें इंसिडेंट आए हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। हम चाहते हैं उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जितना भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए वो और जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि जितना डिले होगा, हम सारे डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ चुका है कि हम कहीं पर जब ड्यूटी करने जाते हैं तो 36 घंटे 28 घंटे, जैसे कि डॉक्टर भावना ने बोला, तो हम उससे पहले सोचते नहीं है कि हम रास्ते में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या होगा। हम सीधे चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बस एक है कि हम ड्यूटी पर हैं, पेशेंट को हमारी ज़रूरत है। अगर हम रास्ते में ही अनसेफ फील कर रहे हैं, वहाँ पर उनको सर्विस देने जाए टाइम ही अनसेफ फील कर रहे हैं, तो हमारी सर्विस बिल्कुल हैम्पर होगी। तो हमारे जो कॉन्फिडेंस और हमारी सर्विस में जो लोगों को कॉन्फिडेंस है, उसको मेंटेन रखने के लिए जल्दी से जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। एम्स अस्पताल आरडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद ने बातचीत करते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। आरोपी को जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए वह कम होगी। हमारी साथी की डेड बॉडी संदिग्ध हालत में मिली और ड्यूटी के दौरान उनके डेड बॉडी सेमिनार रूम में पाई गई। शुरुआती जांच से सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया है। अभी तक जितनी भी जांच की गई है उसमें उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक एसआईटी का गठन किया जाए जो स्वतंत्र तरीके से इस मामले की जांच करे और जल्द से जल्द हमारी महिला साथी को इंसाफ मिले। देखिए, अभी जो ये बहुत ही दर्दनाक दुखद, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और जितनी गहरी से बड़ी सज़ा दी जाए कम होगी। हमारी साथी की जो डेड बॉडी है मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में मिला, जो कि ऑन ड्यूटी थे, 36 घंटे ड्यूटी में थे, सेमिनार रूम में उनकी डेड बॉडी पाई गई और प्रिलिमिनरी जांच से पता चल रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। बट अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है, जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, हमारे जो भी वहाँ के साथी हैं वो लोग को इस अभी तक के इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है। तो हम उन लोग के साथ रहते हुए हमें भी उनके इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक एसआईटी फॉर्म की जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो और एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द हमारी महिला साथी को जस्टिस दिया जाए। ये पहले आ रहा था न्यूज़ में कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, फिर न्यूज़ में आया कि सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे उनको गिरफ्तार किया गया। तो जिस भी संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उसके लिए अभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि किस बेसिस पे उनको गिरफ्तार किया गया, क्या सबूत है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। तो हमारी यही डिमांड है कि जो भी गुनहगार है उनको जल्द से जल्द टाइमली अपडेट हमें मिलता रहे। हमारे साथी जो वहाँ पे है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको टाइमली अपडेट दे और एक ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। महिला डॉक्टर भावना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम इस कैंडल मार्च को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस घटना के बाद हम बहुत दुखी हैं। मैं खुद महिला डॉक्टर हूँ, हम भी उसी महिला डॉक्टर की तरह रात में ड्यूटी करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में हमारे साथ एक ऐसा कैमरा भी नहीं है जो हम सेफ तरीके से आराम कर सकें। इस घटना के बाद हम दुखी और परेशान हैं कि ऐसी घटना हमारे साथ भी हो सकती है। हमारी मांग है कि इस घटना के बाद सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। आप सबको ये समझना होगा कि हम ये कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि हम लोग एक डॉक्टर होके बहुत दुखी हैं इस वक्त इस घटना के बाद। मैं एक फ़ीमेल डॉक्टर हूँ, हम उसी डॉक्टर की तरह काम करते हैं, रात में 36 घंटे 48 घंटे रात में उसी तरीके से आराम करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में हमारे पास एक कमरा भी नहीं है जहाँ पे ठीक से जाके सेफ़ तरीके से आराम कर लिया जाए।
तो हम इतने दुखी हैं इस बात से कि ये हम में से कोई और भी कल को हो सकता है। देखिए, हमारी डिमांड्स इतनी है कि ये इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल फेयर तरीके से किया जाए, CBI इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें कि ऐसे क्राइम को हम टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे इस देश में। और इस तरीके की चीज़ें जो हैं, हमें सरकार को और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बैठ के ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे हम डॉक्टर्स और बाकी सब स्टाफ की सेफ्टी बढ़ाएं अस्पताल के। दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट स्टंट फॉर्मर प्रेसिडेंट MS बिट्टा जो है पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हो रहे घुसपैठ पर नाराजगी व्यक्त की। बिट्टा ने कहा कि देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों का अपमान हो रहा है। भगवान से प्रार्थना की है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हो। बांग्लादेश में ऐसे हालात हैं कि हिंदुओं को मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है। वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियों देश को धर्मशाला बनाने की तुली है। देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। अयोध्या पहुंचे बिट्टा ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या श्रीलंका से, भारत को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। भी तो दोनों उज्जैन में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत भी PM हाउस पर हम घुसेंगे, इसको लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए बिट्टा ने कहा कि यह लोग आतंकवादियों से भी बदतर हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। अयोध्या पहुंचे बिट्टा ने सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा और नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोग आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी भी ऐसे काम नहीं करते जैसे कि लोग कर रहे हैं। भारत में राम जी अलग, धर्म अलग, हिंदू अलग, इस तरह की धारणा है। दो बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अयोध्या आने का क्या उद्देश्य है? हमारा हमेशा यही मकसद होता है, हमारी भारत माँ सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहें, हमारा राष्ट्र मजबूत रहे। आज बांग्लादेश के अंदर जो हमारे भाई बहनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों का अपमान हो रहा है, वो सब सुरक्षित रहें, कोई आफत ना आए, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसलिए मैं आया। हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर हमले, हिंदू भाइयों के ऊपर हमले, मार करके उल्टा लटकाया जा रहा है। और बांग्लादेश से इधर फिर धर्मशाला की तरह लोग आने शुरू हो गए कि इस मुल्क को धर्मशाला बना दे। धर्मशाला बनेगी तो वोट बैंक पक्का होगा, वोट बैंक पक्का होगा तो सत्ता आएगी, चाहे बांग्लादेश का घुस जाए या पाकिस्तान का घुस जाए, नेपाल का घुस जाए, श्रीलंका का घुस जाए, भारत माँ का तो हम धर्मशाला बनाएंगे। धर्मशाला किसी सूरत में नहीं बनने देंगे भारत को। सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर हिंदू धर्म के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, अरे 110 करोड़ लोगों का देश है ये, दुनिया में बसे हुए अलग 32,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, वो बांग्लादेश में अपमानित हो तो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से कोई आवाज ही ना उठे। आवाज उठे तो आवाज ये उठे कि हम बांग्लादेश में जो हुआ PM हाउस में घुस गए, हम यहाँ भी PM हाउस में घुस जाएंगे। ये तो आतंकवादियों से खतरनाक है। ये तो खालिस्तानियों को नहीं हमने घुसने दिया, वो लाल किला तक पहुंचे। ये तो आतंकवादी नहीं काम करते जो इन्होंने करना शुरू कर दिया। एक आया था अफजल, पार्लियामेंट के अंदर घुसा था और पूरा दुनिया हिला दी थी। उसके बाद आया किसान आंदोलन, लाल किला के ऊपर चढ़ गए। अब इनकी पॉलिटिशियन, संविधान की शपथ लेने वाले, भारत माँ की शपथ लेने वाले, 2 बार मंत्री रह चुके, राजनीतिक कैरियर पुराना, और ये कहें अपनी कुर्सी सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए भारत माँ अलग, राम जी अलग, धर्म अलग, हिंदू धर्म अलग, भारतीय अलग, हम तो PM हाउस में घुसेंगे। फिटे मुंह, लख लानत ऐसे लोगों के संविधान का अपमान करते हो आप। अरे हिंदू भाई हैं, हमारा हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनका देश है। भारतीयों पे हमला हो रहा तो आपकी जबान चुप, क्योंकि आपके पीछे मकसद एक कुर्सी और सत्ता। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को घरों घरों में तिरंगा लगाने का जागरूक किया जा रहा है। वहीं जालौन के नगर कोंच में क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन के सानिध्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक के साथ साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्कूली छात्र छात्राएं सहित
आम जनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा नगर में स्थित गल्ला मंडी से सरस्वती बंदा मंदिर से प्रारंभ होते हुए कोंच नगर के मुख्य चौराहे मार्कंडे तिराहा चंद कुआं से भारत माता मंदिर पर संपन्न हुई। वहीं क्षेत्र विधायक मूलचंद निरंजन ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम सीओ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कार्यकर्ताओं अध्यापकों स्कूली बच्चों और आम जनों का आभार व्यक्त किया। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज कोंच नगर में भव्य और दिव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और ये गल्ला मंडी परिसर से प्रारंभ होकर भारत माता मंदिर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। इसमें भारी संख्या में तमाम आम जनों ने, छात्र छात्राओं ने, अध्यापक बंधुओं ने, सामाजिक संगठनों के तमाम बंधुओं ने इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता की है। इसके लिए मैं जिन बंधुओं ने इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता की है, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जालौन से हरिमोहन याज्ञिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून के गांधी पार्क से परेड ग्राउंड तक भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के शुभारंभ से ही उन्होंने महात्मा गांधी और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तिरंगा यात्रा में खेल व युवा कल्याण विभाग के अधिकारी गण, पीआरडी स्वयंसेवक और स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय का उद्घोष कर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह यात्रा देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। जिन शहीदों से हमें आजादी दिलवाई उनको नमन करने और उनको आशीर्वाद लेने के लिए इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। उन्हीं की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। राष्ट्र ध्वज हमारी आन बान शान साहस और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने इसके मूल्यों को बनाए रखते हुए एक सशक्त भारत का निर्माण करने की सभी से अपील की। साथ ही सभी से 11 से 15 अगस्त अपने अपने घरों में प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने और अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने की अपील भी की। देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमारा तिरंगा झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश का अमृत काल प्रारंभ हो रहा था, यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत काल को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के आह्वान में हर घर तिरंगा यानी कि अपनी आज़ादी के प्रतीक को अपने घरों के उच्च स्थान पर स्थापित करने की जो एक आह्वान किया था, उसी में ये तिरंगा यात्रा तब से प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से ये तिरंगा यात्रा देहरादून से लेकर पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में 15 तारीख को इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जो है वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे, इसको लेकर जो है ये सारी तिरंगा यात्रा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान देहरादून। दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा इलाके के नेहरू नगर, बलजीत नगर में बारिश से हो रहे जलभराव की वजह से आने वाले राहगीर और यहाँ की जनता नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस इलाके के स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि जब हमने पढ़ना है तो स्कूल जाना ही पड़ता है। कितना भी पानी भर जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सी बारिश होते ही यहाँ की हालत इतनी खराब हो जाती है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, चाहे आम जनता हो चाहे आने वाली जनता हो। स्कूल के छोटे छोटे हजारों बच्चे यहाँ से निकलते हैं और गिरते हैं, हाथ पैर में चोट लगती है, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। लोगों का कहना है कि नगर पार्षद हो या नगर निगम का अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता। नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं हम लोग। काफी दिनों से है जी, ये कम से कम 2-3 साल से है, यानी बारिशों में लगभग टूटी जाती है और इन्होंने रोड बनवाई भी है, परंतु उसके बाद ही कुछ दिनों बाद इसको पाइपलाइन के नाम पे इसको तोड़ दिया गया था। फिर इसकी फॉर्मेलिटी करके थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर दी गई, जो ये फिर बाद चालू हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, आते हैं गाड़ी लेके, परंतु जैसे ही अभी करके गए 2 दिन बाद वो चालू हो जाता है। यानी ये प्रॉपर कोई इसका सॉल्यूशन हल इन्होंने अभी तक निकाल नहीं पाए कि इसको कभी भी ये 10 दिन तक बिना ओवरफ्लो के सही रख पाए। अब बहुत मुश्किल होती है आने जाने में। बीमार भी पड़ जाते होंगे, पानी भर जाता है यहाँ पर, ये हमेशा भरा रहता है, हमेशा कभी खाली नहीं होता। अंदर बिस्तर सोए का अंदर पानी बिस्तर भी खराब हो जाता है। हमारे सारे बिजा पूरी रात निकालनी पड़ती है हमारे को।
सब कुछ कर लिया, कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। बेहतर रहता ये रोड देखो क्या हाल है, अभी निकाल के थक गई हूँ। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।